देखिए, हमेशा बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए। पहले रिवीजन करना चाहिए या आंसर राइटिंग करना चाहिए या दोनों एक साथ करना चाहिए, ठीक है? तो इन सारे सवालों के जवाब और मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट होगा, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये कारगर ही साबित हो, लेकिन आपको कैसे भी करके आंसर राइटिंग को सुधारना होगा और कैसे भी करके आपका मेन लक्ष्य आंसर राइटिंग ही होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बारे में बस ये छोटी-सी एक वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मान लीजिए सब्जेक्ट है या फिर जो भी पेपर है हमारा, तो हम सबसे पहले जब भी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तो उस सब्जेक्ट को मीन्स सब्जेक्ट कंप्लीट होने का अर्थ है कि हमने उसके सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और 1 बार या 2 बार जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने मतलब आप लोगों ने जब भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सारे नोट्स को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है और 1 बार तो कम से कम पढ़ा होगा, ठीक है? अब उसके बाद से इस सब्जेक्ट के लिए मेरा अगला कदम क्या होगा कि मैं इस सब्जेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ये आपका टॉपिक वाइज़ भी हो सकता है, कम से कम 4 या 5 भाग में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है? अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग 1 सेकंड, ठीक है? अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग छोटा-छोटा टॉपिक या फिर चैप्टर को ही चूज़ कर लें कि आज इस चैप्टर पे मैं आंसर राइटिंग करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? पहले आप लोग कोई छोटे-छोटे टॉपिक में इसको डिवाइड कीजिए पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है? मान लीजिए मेरा हिंदी अगर ऑप्शनल है, ठीक है? अगर मेरा ऑप्शनल हिंदी है तो मैं पेपर 1 को 3 या 4 भागों में जो भी मेरा होता है उसको डिवाइड कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं शुरू में अभी मान लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं छोटा-छोटा ही उसको टास्क में डिवाइड कर दूँगा। इसके बाद से मेरा अगला कदम क्या होगा कि ये जो मैंने एक एक इसमें से टॉपिक मैं डिसाइड करूँगा शुरू का ही, ठीक है? अब मैं उसको डिसाइड करने के बाद जब भी मेरा ये डिसाइड हो जाएगा कि आज मैं इस पे आंसर राइटिंग करूँगा, तो उससे पहले, ठीक पहले मैं क्या करूँगा, उसका 1 या डेढ़ घंटे जो भी आपका 3 बार या 4 बार जब भी आपका रिवीज़न जितने बार भी आप करना चाहें कर सकते हैं। रिवीज़न करते समय हमेशा ये मेरे मन में रहेगा कि अभी रिवीज़न करके मुझे तुरंत इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करना है। तो ऐसे जब आप अपने माइंड को ट्रिगर करेंगे ना, तो आपका जो रिवीज़न का प्रोसेस है, वो एकदम एकाग्र होके होगा। ठीक है, पहली तो ये हो गया और दूसरा ये है कि आपका रिवीज़न भी हो रहा है और साथ में आप आंसर राइटिंग अभी जो आप करेंगे, उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। ठीक है? तो 2-3 बार मैं उसको जितना बार मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं आंसर राइटिंग इस पे कर सकता हूँ, तो उसको मैं अब आंसर राइटिंग में करने बैठूँगा। ठीक उसके बाद ही, ठीक है? मान लीजिए मेरा आंसर राइटिंग करने से पहले मैंने 90 मिनट रिवीज़न किया, 90 मिनट हो सकता है या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी है 2 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है? देखिए 3 घंटे से इसको ज़्यादा मत कीजिएगा, 3 घंटे से ज अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो ह्यूमन नेचर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, 3 घंटे का पेपर भी होता है आपका, तो 3 घंटे के अंदर आपको सब कुछ करना है, ठीक है? एक शेड्यूल बनाइए कि 3 घंटे 1 घंटा भी कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से रिवीज़न कर पाते हैं, ठीक है? अब रिवीज़न हो गया तो मैं क्या करूँगा उस टॉपिक पे मैं रैंडम क्वेश्चन उठाऊँगा। रैंडम क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होगा कि मैं आज इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करूँगा, तो हमेशा मेरा दिमाग वहीं जाएगा और मैं उतने को ही पढ़ूँगा, ठीक है? तो जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें से 10-5 रैंडम क्वेश्चन होंगे, जिनको मैं डिसाइड करूँगा कब? जब ये रिवीज़न कर लूँगा तब, 2-3 बार जब रिवीज़न हो गया, अब मैं आंसर राइटिंग करने बैठूँगा। एक क्वेश्चन का मैं करूँगा आंसर राइटिंग, ठीक है? और मैं उसके लिए टाइम डिसाइड करूँगा कि 20-25 मिनट बहुत हो। पहली बार है तो 25 मिनट तो लग ही जाते हैं बहुत लोगों को, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कब कितना समय निकल जाए। तो 25 मिनट मैं मान के चलूँगा और 150 शब्दों का मैं आंसर लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है? शुरुआत है मेरा, मैं ये शुरू का प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कैसे आप लोग को स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग या रिवीज़न का, दोनों को एक साथ लेके। ठीक है? तो अब मैं उसमें जब रैंडम क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं अपना टाइमर स्टार्ट करूँगा और पहला काम मेरा ये होगा कि उस प्रश्न के लिए अगर वो प्रश्न मेरा 150 शब्दों का है, तो मैं पहले पेज डिसाइड करूँगा। पेज डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आप लोग का। मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रश्न का पहला हिस्सा करने में ही 3 पेज में से 2 पेज भर देते हैं और लास्ट में थोड़ा-सा जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसको लिख देते हैं। तो पेज डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने लिमिट में रहना है, ठीक है? हमारा पेज डिसाइड हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक ये भी डिसाइड हो जाता है कि कितने वर्ड में इसको लिखना है। लगभग सबका 125 वर्ड जाता है पर पेज, ठीक है? 150 शब्दों के लिए आपको पता ही है 2 पेज मिलते हैं और 250 शब्दों के लिए 3 पेज मिलते हैं। तो हमें उतने में ही आंसर लिखना है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले ही प्लेलिस्ट डाल दी है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन सारे वीडियो को देख लें और तभी अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ऐसे ही ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो जब मैं एक बार मेरा पेज डिसाइड हो गया, अब मैं उस पे तुरंत तुरंत अपना क्वेश्चन आंसर लिखने की शुरुआत कर दूँगा और लिखते समय मैं क्या करूँगा, एक बार टाइमर भी लगा दूँगा कि ये देखने के लिए कि मेरा एवरेज क्या जा रहा है, समय जो है क्या जा रहा है, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है पहली बात कि मैंने पहली बार किया है तो पता नहीं कैसा होगा। उसको अगर आप अपलोड कर पाते हैं तो करिए, कोई बात नहीं है। आपका पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपलोड करिए या फिर खुद से भी चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पेज डिसाइड किया है उस प्रश्न
को हिसाब से मैं कैसा लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार में तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। एवरेज भी हो सकता है आपका आंसर भी लिखने का तरीका, क्योंकि जब आपने थॉट्स को कॉपी में लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मन में चल रहा होता है उसको ठीक उसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी दिक्कतों का भी धीरे-धीरे निवारण होता जाएगा जब आप आंसर राइटिंग में आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो एवरेज आंसर भी आ सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब इसके बाद देखिए, हमें आना है 8 से 9 मिनट में एक अच्छा उत्तर लिखना है, जो कि रिक्वायरमेंट है अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है तो। अगर मैं जब भी आंसर राइटिंग करूँगा तो मैं तो पहले अपना ये देखूँगा कि मेरी जो भी मैंने आंसर राइटिंग की है, ठीक है, यहाँ पे, तो उस आंसर राइटिंग को करने में मुझे कितना समय लगा है, और मैं अपने उत्तर की क्वालिटी भी जाँचूँगा, ठीक है। क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी जाँचने के लिए आप किसी का कहीं भी अपलोड करके देख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं। अगर मेरा 8 से 9 या 10 मिनट भी मान के चलिए, अगर आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये समझिए उसमें रिवीजन की ज़रूरत है, और अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आपको स्पीड बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिससे आप एक अच्छा आंसर की तरफ बढ़ पाएँगे। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपका आंसर राइटिंग करने बैठा आपने, और जो भी प्रश्न आपका मिला था, जो भी प्रश्न आपने रैंडम सेलेक्ट किया था उस टॉपिक से, वो उसका आंसर लिखने में ही आप विफल हो गए। तो विफल होने का सीधा अर्थ ये है, ये नहीं है कि आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ सीधा यही है कि आपने जो टॉपिक यहाँ पे रिवीजन किया है, वो आपका रिवीजन क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे रिवीजन क्लियर करने के लिए आपको फिर से रिवीजन करना होगा, और इसी प्रोसेस को दोहराना होगा हर सब्जेक्ट के लिए, और ऐसे करके आप आपका टाइम भी देखेंगे धीरे-धीरे रिड्यूस होता जाएगा, और आपका रिवीजन भी होता जाएगा, और साथ में आंसर राइटिंग भी होती जाएगी। लेकिन ये सारे प्रोसेस करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो भी पढ़ रहे हैं आप, उसका पूरा कम से कम वो सब्जेक्ट का आपका नॉलेज हो, और आपने उसको पूरा वीडियो लेक्चर या जो भी है, उसको समझ रखा है एक बार, तब जाके ये प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ये जो भी आंसर राइटिंग करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। सीखने की ज़रूरत में क्या होता है कि आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है, बॉडी कैसे रखना है, आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, जो कि प्रश्न में रिक्वायरमेंट होती है, सुझाव कैसे देना है, या फिर डायग्राम हो गए, या फिर मैपिंग हो गया। तो इन सारे चीज़ों के रिलेटेड मैंने पहले से एक वीडियो का प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। मेक श्योर कि उसको भी आप पहले देखिए, और उसको देखने के बाद सीखिए कि कैसे हम अपना आंसर को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद ही ये चीज़ आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपका आंसर शुरू में और अच्छा बनने की उम्मीद बढ़ती जाए, ठीक है। धन्यवाद।